औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये आपका अगला सबक और इस सबक का नाम है नाम देवाली। नाम देव माली और सिन्फ़े अदब के लिहाज से ये सबक है खाका। किसी शख्स की ज़िंदगी के किसी एक पेज पर लिखी जाने वाली तहरीर होती है, उसको खाका कहते हैं। ठीक है, अब इसका खाका नगार जो है वो है मौलवी अब्दुल हक। तो मौलवी अब्दुल हक के हालात ज़िंदगी आज आपको इस क्लास में पढ़ाए जाएंगे। मौलवी अब्दुल हक, यहाँ पर मैं लिखूंगा मरकबात। पहला मरकब मौलवी अब्दुल हक। ये मरकब जो है ये है मरकब इम्तिजाजी। कौन सा मरकब है? इम्तिजाजी। इम्तिजाज का मतलब होते हैं मिलाप या जुड़ाव। तारीफ ये है कि ऐसा मरकब जो दो लफ्ज मिलकर नाम बनाए या दो लफ्ज मिलकर नाम बन गया हो। एक लफ्ज है मौलवी, दूसरा लफ्ज है अब्दुल हक। तो जब दो लफ्ज मिलकर नाम बन गया हो, इसम बन गया हो, नाउन बन गया हो, तो उसे मरकब इम्तिजाजी कहते हैं। अब मौलवी का लफ्ज मौला से है। मौलवी का लफ्ज क्या है? मौला से। इसका मतलब है मुदर्रिस या मुअल्लिम। मुस्लिम उलमा का लक़ब है मौलवी। अब्दुल हक, हक का मतलब होता है बंदा। बंदा इसकी जमा होती है इबाद या उबैद। लफ्ज़ी माने बंदा, जमा क्या है? इबाद या उबैद। और हक का मतलब है सच। तो यानी हक का बंदा, हक क्या है? अल्लाह ताला। तो मतलब क्या है? हक का बंदा यानी अल्लाह का बंदा। और मौलवी मुदर्रिस या मुअल्लिम, मुस्लिम उलमा का लक़ब। ईसाई आलम को पादरी, हिंदू आलम को पंडित, सिख आलम को गुरु, जबकि यहूदी आलम को रब्बी कहा जाता है। विलादत है 1870। विलादत पैदाइश 1870 और वफात है 1961 1961 सन ईस्वी। ऐन जो है सन ईस्वी को शो करता है। बे जो है वो सन बकरवी को शो करता है। महाराजा बकरवान जीत जो हिंदुस्तान का पुराने दौर में बादशाह रह चुका है, महाराजा बकरवान जीत का बनाया हुआ कैलेंडर बकरवी और एक सन हिजरी इस्लामी कैलेंडर जो मेरी मालूमात के मुताबिक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बना और इसका आगाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत के वाक़े से जो है इसका आगाज हुआ इस कैलेंडर का। तो ये जो है सन ईस्वी यूनान का बना हुआ कैलेंडर दुनिया के तकरीबन 80% ममालिक में जो है ये कैलेंडर राज है। मौलवी अब्दुल हक हापुर जिला मेरठ में पैदा हुए। हापुर इसके गांव का नाम और जिला का नाम क्या है? मेरठ जिला। इब्तदाई जोग्राफिया कहते हैं क्लास कि चंद आदमियों के मिलने से घर बनता है।
चंद घरों के मिलने से एक गांव बनता है, और फिर चंद गांव के मिलने से एक मौजा बनता है। मौजा 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 या देह, मौजा भी कहते हैं और देह भी कहते हैं। और चंद जो मौजे मिलते हैं, बनते हैं, मिलते हैं, उनसे बनता है यूनियन कौंसिल। यूनियन कौंसिल, इसको लिखते हैं यूसी। और फिर चंद यूनियन कौंसिल जब मिलती हैं, यूनियन कौंसिल जब मिलती हैं, तो उनसे क्या बनती है? तहसील। और चंद तहसीलों से मिलने से एक बनता है जिला, और चंद जिलों के मिलने से मखसूस तादाद नहीं होती, फिर बनता है डिवीजन। और चंद डिवीजन मिलने से बनता है सूबा, और सूबे मिलकर क्या बनाता है? मुल्क। अब क्लास आपके इल्म के लिए कि जिला मानसेरा में कितनी तहसीलें हैं? 5। तहसील भी, तहसील मानसेरा, तहसील वफा, नंबर 4 तहसील दरबंद, और तहसील बालाकोट। ये 5 तहसीलें बनी तो क्या बन गया? जिला। उसके बाद आ गया डिवीजन। तो डिवीजन हमारा जो है वो है हजारा डिवीजन। हजारा डिवीजन, इसमें कितने जिले मिले? जिला हारीपुर, जिला एबटाबाद, जिला मानसेरा, जिला बड़गांव, जिला तोरगढ़ कालाडाका, जिला अपर कोहिस्तान, और जिला लोअर कोहिस्तान। लोअर कोहिस्तान, ये 7 जिले मिले तो क्या बन गया? डिवीजन, हजारा डिवीजन। अब सूबा KP के, इसमें क्लास कितने डिवीजन बने? हजारा डिवीजन, 2 पेशावर डिवीजन, 3 कोहाड़ डिवीजन, 4 बनू डिवीजन, 5 DI खान डिवीजन, 6 मलाकंड डिवीजन, 7 मर्दान डिवीजन, सबसे छोटा डिवीजन है। ये मेरे 60 डिवीजन तो क्या बन गया? सूबा बन गया। अब मेरे ख्याल में आप जिला को समझ गए।
तो मौलवी साहब मौलवी अब्दुल्ला ठाकुर ज़िला मेरठ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के लिए लफ्ज़ अंग्रेज़ी में प्राइमरी एजुकेशन इस्तेमाल होता है, क्लास, और उर्दू में मदरसा तातानी इस्तेमाल होता है। उर्दू में प्राइमरी एजुकेशन को कहते हैं मदरसा तातानी और अंग्रेज़ी में कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद मिडिल की जो तालीम होती है उसके लिए मदरसा वस्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और अंग्रेज़ी में मिडिल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो हाई की तालीम होती है उसके लिए मदरसा फ़ौकानी इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में उसे हाई स्कूल कहते हैं। उस स्कूल को जो इस तालीम के लिए हाई का लफ्ज़ और उर्दू में मदरसा फ़ौकानी इस्तेमाल होता है। तो इस कहते हैं इब्तदाई तालीम प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी की तालीम मदरसा तातानी पंजाब और यूपी से हासिल की। पंजाब पाकिस्तान का सूबा और यूपी उत्तर प्रदेश, यानी पाकिस्तान का हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है उसे कहते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी। तो पंजाब और यूपी से हासिल की। उस वक्त भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब एक ही थे और कायदे आज़म जो थे वो सिखों को एग्री कर चुके थे कि वो पाकिस्तान का साथ दें और पंजाब ना टूटे। लेकिन कांग्रेस ने, गांधी लोगों ने आखिरी वक्त में सिखों को ये बात जो इनके जहन में डाली कि ये पाकिस्तान जो है एक नौआसीदा मुल्क है, अभी बनने वाला नया मुल्क है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ये लोग मिन्नत समाजित करके दोबारा हमारे साथ शामिल हो जाएंगे और आपकी बहुत बड़ी इंसल्ट होगी इसमें कि दोबारा आप इधर आ जाएंगे, यानी हिंदुस्तान कैसा बनेंगे। इसलिए सिखों ने साथ किस कर दिया, पाकिस्तान में शामिल न हुए। तो ये पंजाब तकसीम हो गया। तो आधा पंजाब चला गया भारत के पास और आधा पंजाब किसके पास आ गया, पाकिस्तान के पास। यूपी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा, यूपी, उत्तर प्रदेश, असल फॉर्म क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी। तो प्राइमरी एजुकेशन इसने पंजाब और उत्तर प्रदेश से हासिल की। उसके बाद मदरसातुल उलूम अलीगढ़ में दाखिल हुए। कहाँ दाखिल हुए क्लास, मदरसातुल उलूम अलीगढ़। सर सैयद का बनाया हुआ मदरसा जो सर सैयद ने 1877 में बनाया, 75 में बनाया, 1875 में हुआ। ऐसे क्लास कि सर सैयद के बेटे सैयद मोहम्मद को अंग्रेजों ने स्कॉलरशिप के पर बरतानिया भेजा तालीम के लिए। सर सैयद भी अपने बेटे सैयद मोहम्मद के साथ बरतानिया गए। वहाँ पर सर सैयद ने 19 माह के नाम था, 19 माह रहे वहाँ पर सर सैयद। वहाँ पर सर सैयद कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो तरीका तालीम था उससे बहुत मुतासर हुए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो तरीका तदरीस था, तरीका तालीम था, पढ़ाने का तरीका था, उससे बड़े मुतासर हुए। इसके अलावा वहां पर छपने वाले 2 रसाले, एक का नाम था स्पेक्टेटर और दूसरे का नाम था टेटलर। स्पेक्टेटर का जो मुदीर था, एडिटर, उसका नाम था स्टील और टेटलर का एडिसन। इन रसालों से भी सर सैयद बहुत मुतासर हुए। इनमें इखलाकी मज़ामीन छपा करते थे दोनों रसालों में। कौन से मज़ामीन? इखलाकी मज़ामीन छपा करते थे। लिहाजा सर सैयद इन रसालों से भी बड़े मुतासर हुए। वापस जब आए सर सैयद तो उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान के अंदर भी इन्हीं तरह के तालीमी इदारे खोले जाएं और इसी तरह का कोई रसाला भी शाया किया जाए। चुनांचे उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी ने फिर काम किया और फिर ऐसा हुआ
कि जनाब सर सैयद अपने इस मिशन में कामयाब हो गए। कौन सा मिशन? फिर सर सैयद ने क्या किया? 1875 में सर सैयद ने क्या किया कि मदरसातुल उलूम के नाम से एक इदारा खोला। किधर? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इसी पाकिस्तान के सबसे बड़े जो सूबा है उत्तर प्रदेश, उसको वहां पर खोला। कूल नामी गांव में खोला। कूल नामी गांव में खोला और 1875 में। अच्छा, इसका जो इफ्तिताह था वो सर विलियम मेवर ने किया। सर विलियम मेवर ने इसका इफ्तिताह किया। उसके बाद यही इदारा जो था 1877 में, ये इदारा MAO कॉलेज बन गया। MAO, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मदन से मुराद मोहम्मद और एंग्लो अंग्रेजी और ओरिएंटल मशरकी, ये कॉलेज बन गया। और इसका इफ्तिताह लॉर्ड लिटन ने किया। इसका इफ्तिताह किसने किया? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड का मतलब होता है सुप्रीम लीडर, सुप्रीम लीडर। उसने इसका इफ्तिताह किया। और उसके बाद सर सैयद की वफात के बाद 1920 में ये इदारा जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया। अलीगढ़ आर्मी मेआर से ये हिंदुस्तान की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है। आर्मी मेआर से तालीम के जो आर्मी मेआर है उसके मुताबिक ये हिंदुस्तान की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और ये सर सैयद की वफात के बाद बनी। हमारे बहुत से लोग जो है इस पाकिस्तान से इस यूनिवर्सिटी पढ़ के आए। आप कभी रातों से अगर आप गुजरो तो आप देखना कि कई ऐसे पुराने वकील हैं, उनके नाम के साथ उनकी डिग्री और उनका बोर्ड लगा हुआ है वकालत का, उनके नाम के साथ ब्रैकेट में अलीग लिखा होता है। अलीग, इसका मतलब है अलीगढ़, यानी अलीगढ़ का पड़ा हुआ। ये पाकिस्तान एक तरह का देहात था। असल शहर क्या था? असल शहर था, असल मुल्क था वो हिंदुस्तान, ये उसका देहात था। जैसे हमारा तामा, बालाकोट, ये देहात है। और मनसरा में यूनिवर्सिटी है और ये भी बनी है। 12-13 साल पहले यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी, शाह में यूनिवर्सिटी थी। तो इधर यूनिवर्सिटी नहीं थी, हिंदुस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी थी और शहरों में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी जब पाकिस्तान बना, कराची यूनिवर्सिटी। आगे चलते क्लास। अपने फलसफा से मुताल्लिक़, फलसफा का मतलब है हकीमाना, इल्म व हिकमत। फलसफा से मुराद इल्म व हिकमत दानाई, इल्म नॉलेज। अपने फलसफियाना तर्ज फिक्र, सोच का अंदाज, तर्ज फिक्र सोच का अंदाज, मरकब इज़ाफ़ी। अपने बेहतरीन सोच के अंदाज की वजह से, बदौलत वजह से मदरसातुल उलूम में अपनी इस मदरसे में अपनी ज़मानत की वजह से इस मदरसे में अब्दुल हक फलसफी के नाम से मशहूर हुए। जब इस मदरसे में मदरसातुल उलूम में इसने दाखिला लिया, यानी उसकी सोच इंतहाई पुख्ता थी, आला किस्म की सोच थी, धनाई वाली सोच थी, समझदारों वाली सोच थी। तो इस आला सोच की वजह से मदरसे में इनका नाम पड़ गया अब्दुल हक फलसफी, यानी इल्म फलसफा जानने वाला, मुहक्किक, फलासफर। फलसफा जो है लातीनी ज़बान के दो अल्फाज फिलो और
इल्म, नॉलेज और सोफिया का मतलब है मोहब्बत। फिलो, PHILO फिलो, और सोफिया SOPHIA सोफिया। फिलो इल्म और सोफिया मोहब्बत, इल्म से मोहब्बत। इसकी क्लास, इस फलसफा की शाखें हैं माबाद, उसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, फलसफा की जो शाखें हैं इनमें फलसफा की माबाद, पहली शाख माबाद, मेटाफिजिक्स। इसको क्या कहते हैं? मेटा फिजिक्स, PHYSICS मेटाफिजिक्स। यानी गैर मादी चीजों का, जो चीजें हमें नजर नहीं आती, अल्लाह ताला की जात है, फरिश्ते हैं, जिन हैं, ये चीजें जो हैं, जिस्म रूह है, ये हमें नजर नहीं आती। इनके इल्म को कहते हैं उर्दू में माबाद और इंग्लिश में कहते हैं मेटाफिजिक्स। दूसरी जो फलसफा की शाख है क्लास, वो है इल्मुन नफ्स। इल्मुन नफ्स, इल्मुन नफ्स इंसान कहते हैं तो शऊर और शऊर का इल्म, यानी इंसान के शऊर यानी सलाहियतों का इल्म, खूबियों का इल्म, इंसान के अंदर क्या शऊर है, क्या खूबियां हैं, क्या सलाहियतें हैं। और तीसरा है इल्म मंतक, तीसरा है इल्म मंतक, ठीक तरीके से सोचने का इल्म, ठीक तरीके से सोचने का इल्म, इल्म मंतक। चौथा है क्लास इल्म मंतक, ठीक तरीके से सोचने का इल्म। तो यानी हक अपनी तहकीक से, अपने शऊर से हक और नाहक को नाहक साबित करने का इल्म, इसको क्या कहते हैं? इसकी शाफी क्लास। उसी जमाने में सर सैयद अहमद खान ने के रिसाले तहज़ीबुल इखलाक, रिसाला किताबचा, रिसाला छोटा सा किताबचा यानी छोटी सी किताब, रिसाला जमा से क्या होती है? रसायल। और रिसाला एक और मीनिंग में इस्तेमाल होता है फौज का वो दस्ता जिसमें 800 या 1000 के करीब सिपाही हों, उसे भी रिसाला कहते हैं। तहज़ीबुल इखलाक। अब क्लास बात यह है कि सर सैयद वहां के 2 रिसालों स्पेक्टेटर और ट्रैक्टर से मुतासर हुए थे, लिहाजा वापस आकर सर सैयद ने एक तो मदरसा रूम खोला और दूसरा जो है सर सैयद ने यहाँ कोशिश की कि उन्हीं की तरफ का एक रिसाला शाया किया जाए जो लोगों का इखलाक दुरुस्त करे। जिस तरह वहाँ पर वो रिसाले जो है उसमें इखलाकी मज़ामीन शवा करते थे, इस तरह का रिसाला। तो लिहाजा सर सैयद ने फिर यहाँ से एक रिसाला निकाला, उस रिसाले का नाम क्या रखा? तहज़ीबुल इखलाक। मैं उर्दू ज़ुबान के मुस्तक़बिल पर मौजूद लिखा। वो जो सर सैयद का रिसाला छपा करता था इसमें हिंदुस्तान से, उसमें मौलवी अब्दुल हक ने एक मज़मून लिखा
और वो मजमून इस रसाले में तहज़ीबुल अखलाक में शाया हुआ। उस रसाले का उन्वान क्या था? उर्दू ज़ुबान का मुस्तक़बिल, फ्यूचर ऑफ उर्दू लैंग्वेज, जिससे कुदरती तौर पर उनका नस्बुल ऐन ज़ाया हो गया। नस्बुल ऐन असल मकसद, ज़िंदगी का असल मकसद क्या कहते हैं? नस्बुल ऐन। तो जो ये मजमून पढ़ा गया या किसी ने भी पढ़ा तो पता चल गया कि मौलवी साहब की ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, क्या करना चाहते हैं मौलवी साहब अपनी ज़िंदगी के अंदर। तालीम की तकमील के कुछ, तकमील का मतलब है मुकम्मल करना, तालीम मुकम्मल करने के कुछ अरसे बाद, अरसा कहते हैं क्लास मुद्दत को, वो हैदराबाद दक्कन चले गए। दो हैदराबाद है, एक हैदराबाद सिंध और दूसरा हैदराबाद है हैदराबाद दक्कन। एक हैदराबाद दक्कन जो है हिंदुस्तान के अंदर रह गया और हैदराबाद सिंध जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का हिस्सा है। तो वो हैदराबाद दक्कन चले गए। और महकमा तालीम, तालीम का महकमा, मुरतबे इजाफी, तालीम का महकमा, मुरतबे इजाफी। तो तालीम मुकम्मल की तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने मुलाजमत अख्तियार कर ली। और तालीम इनकी जो थी वो थी BA बैचलर ऑफ आर्ट, जो इसी सर सैयद के कायम करदा जो कॉलेज था उससे उसने हासिल की। तो महकमा तालीम में वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। महकमा तालीम में उनको मुलाजमत मिल गई। वहाँ पर मुख्तलिफ पौधों पर, पौधा कहते हैं रैंक, उर्दू में कहते हैं पौधा, इंग्लिश में कहते हैं रैंक, RANK रैंक, मुख्तलिफ पौधों पर मुलाजमत करते रहे, यानी नौकरी करते रहे। उनका शुमार किनका? मौलवी अब्दुल्लाह का। उन इसमें ज़मीन का शुमार, गिनती, शुमार करना, मुकाम मर्तबा मुतय्यन करना उन चंद लोगों में होता है जिनकी तजवीज़ पर, उन चंद लोगों में मौलवी साहब भी थे जिनकी तजवीज़ की जमा राय पर जामिया उस्मानिया का क़याम अमल में लाया गया। एक यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के अंदर बनी, उसका नाम रखा जामिया, उर्दू में कहते हैं यूनिवर्सिटी को, इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सिटी और उर्दू में कहते हैं जामिया। तो ये इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जामिया उस्मानिया। उस्मानिया हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम की औलाद जो तुर्कों के जद्द अमजद थे, यानी जो तुर्क जो हैं उनकी औलाद में से, तो इसका किसके नाम पे रखा? जामिया उस्मानिया का क़याम अमल में लाया गया। यूनिवर्सिटी का क्या नाम रखा? जामिया उस्मानिया, क़याम अमल में लाया गया, यानी बनाई गई। मौलवी साहब एक तवील अरसे तक, एक लंबी मुद्दत तक अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी रहे। हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी तंजीम बनी, एक ऐसी यूनियन बनी, उस यूनियन का नाम रखा अंजुमन तरक्की उर्दू, यानी उर्दू ज़ुबान को तरक्की दी जाए। और उस ये इदारा, ये यूनियन, ये अंजुमन बनी 1920 में। और इसके पहले जो सेक्रेटरी थे उनका नाम था मौलाना शिबली नुमानी। 1912 में मौलवी साहब जो थे इस तंजीम के सेक्रेटरी बने। एक तवील लंबी मुद्दत तक अंजुमन उर्दू के सेक्रेटरी रहे। सेक्रेटरी जो है ये इंग्लिश सवाल का लफ्ज़ है, उर्दू में कहते हैं मोतमिद खास, मोतमिद खास, यानी खास काम के लिए मुकर्रर किया जाने वाला शख्स। ये वो दौर था, ये वो ज़माना था जब हिंदुओं के ज़ोक़े हिंदी, हिंदी का ज़ोक़, हिंदी का शौक़, यानी हिंदी ज़बान को उर्दू ज़बान की जगह कौमी ज़बान बनाया जाए, ये हिंदुओं का शौक़ था, ज़ोक़ था, कोशिश थी, स्ट्रगल थी। की बदौलत की वजह से उर्दू ज़बान मुख्तलिफ मसाइल का शिकार थी। जी तो क्लास मुसलमानों की ये कोशिश थी कि उर्दू ज़बान फले फूले तरक्की करे। हिंदुओं की कोशिश थी कि नहीं, हिंदी ज़बान जो है फले फूले तरक्की करे। ज़ोक़े हिंदी का शौक़ था उनको कि हिंदी ज़बान को सरकारी ज़बान बनाया जाए, निसाबी ज़बान बनाया जाए। मुसलमानों की ये कोशिश थी, इस तंजीम अंजुमन उर्दू की ये कोशिश थी कि उर्दू ज़बान को निसाबी तालीम और कौमी ज़बान बनाया जाए। ज़ोक़े हिंदी की बदौलत की वजह से उर्दू ज़बान मुख्तलिफ तरह के मसाइल, मसला की जमा है का शिकार थी, यानी शिकार थी, सामना था उर्दू ज़बान को मुख्तलिफ मसाइल का सामना था। क्या सामना था कि इस ज़बान को ख़त्म कर दिया जाए, ये ज़बान ही रहे, ये निसाबी ज़बान ना हो, कौमी ज़बान ना हो। लेकिन ये मौलवी साहब की मुसलसल, लेकिन मौलवी साहब हिंदुओं की इस स्ट्रगल के खिलाफ मैदान में डट गए।
लगातार मेहनत, कोशिश, हिम्मत, ताकत और जुर्रत थी, बहादुरी थी कि उर्दू के खिलाफ कोई साजिश, फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, किसी के मुखालफत के लिए मिलजुल कर इत्तेफाक करके उसे रोकने को क्या कहते हैं, साजिश, कामयाब नहीं हुई। यानी हिंदुओं की किसी किस्म की कोई साजिश जो है उर्दू के खिलाफ कामयाब नहीं होने दी। मौलवी साहब क़याम पाकिस्तान, पाकिस्तान के क़याम, पाकिस्तान बन जाने के बाद मौलवी साहब पाकिस्तान आ गए और कराची में आकर सुकूनत अख्तियार की, कराची में आकर रिहाइश अख्तियार कर ली, हिंदुस्तान छोड़कर इधर आ गए, पाकिस्तान आ गए और कराची में आकर रहना शुरू किया। कराची में जामिया उस्मानिया की तर्ज का उर्दू कॉलेज मौजूद था। जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया था और उस यूनिवर्सिटी का नाम रखा था जामिया उस्मानिया, इधर भी आकर उसी तरह एक तरीक़ा तालीम, जिसमें उसी तरह का तरीक़ा तालीम था जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में था, तो उसी तरह का मौलवी साहब ने क्या खोला, उर्दू कॉलेज खोला। तर्ज अंदाज तरीका उर्दू कॉलेज कायम किया, खोला। मौलवी साहब एक मुहक्कक, तहकीक करने वाले, मुहक्कक, रिसर्च करने वाले, खोज लगाने वाले, तनकीद करने वाला, तनकीद करने वाले को कहते हैं तनकीद। तनकीद का लफ्ज़ नकद से निकला है। नकद के मानी होते हैं सच की तलाश, सच की तलाश। तारीफ के तनकीद की किसी फनपारे के मख्फी गोशों को, किसी फनपारा कहते हैं, किराया इस्तेमाल किया है। फनपारा लफ्ज़ी माने होते हैं फन का टुकड़ा, लफ्ज़ी माने फन का टुकड़ा, और इस्तिलाही माने क्या है, किताब। किसी फनपारे के मख्फी गोशों को बेनकाब करके उसका मुकाम मुतय्यन करना तनकीद कहलाता है। तनकीद इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रिटिसिज्म। किसी फनपारे के मख्फी गोशों को, छुपे हुए गोशों को बेनकाब करके उनसे पर्दा हटाकर उस फनपारे का मुकाम मुतय्यन करना तनकीद कहलाता है। यानी नकाद जो होता है, तनकीद करने वाला, वो किसी किताब को पढ़ता है, उसके अंदर अदीब की जो सोच होती है, जो थीम होता है, जो वो अपनी कारी तक, अपनी कौम तक, अपनी नस्लों तक, अपने पढ़ने वालों तक पहुंचाता है, उसके अंदर अगर किसी किस्म की झूल नजर आती है, नकाद को कमी बेशी नजर आती है कि वो अपनी सोच को, अपने मकसद को बयान करने में किस हद तक कामयाब है और किस हद तक नाकाम रहा है, तो उसको वो सामने लाते हैं अपनी तारीफ के अंदर। तो ऐसा करने को क्या कहते हैं, नकाद, तनकीद करने वाला। लिहाजा एक नकाद मुहक्कक, ताकीद करने वाला, नकाद तनकीद करने वाला, हाका नवीस, नवीस कहते हैं लिखने वाले को, हाका वो तारीफ किसी शख्स की जिंदगी के किसी एक पहलू पर लिखी गई हो। और इंशा पर्दास थे, इंशा पर्दास मज़मून नगार, यानी मज़मून भी लिखने वाले थे, हाके भी लिखने वाले थे, नकाद भी थे और तहकीक करने वाले भी थे, रिसर्च करने वाले भी थे, मुहक्कक थे। हैदराबाद दक्कन में क़याम के दौरान, हैदराबाद दक्कन में जितना अरसा वो रहे, जितनी मुद्दत वो रहे, उधर उन्होंने उर्दू की बेशुमार छाप का इस्तेमाल किया है। बेशुमार, अनगिनत, अनगिनत, कदीम, पुरानी, कदीम, पुरानी, बेशुमार, पुरानी और नायाब ना मिलने वाली, यानी कीमती कुतुब, किताब की जमा है, दरियाफ्त की, जमा की, खोज लगाया, ढूंढी। इन किताबों पर उनके लिखे गए मुकदमा की जमा है, मुकदमा,
मुकदमा, इस्तिगासा, केस। मुकदमा क्या है? मुकदमा इसका मतलब होता है इस्तिगासा। इंग्लिश में कहते हैं केस, लेकिन ये मुकदमा मुकदमा बनेगा जब मुकदमा जेर आएगी दाल के नीचे, शाद होगी दाल पे, लेकिन मुकदमा तो इसको कहते हैं ताकीकी मजमून। क्या कहते हैं? ताकीकी मजमून को क्या कहते हैं? मुकदमा। तो इन किताबें जो इनको मिली उनके शुरू के लिए छापने के लिए उसमें ताकीकी मज़ामीन लिखे हैं किताबों के शुरू में छापने के लिए। यानी किताब जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर पहले मुकदमा होता है, ताकीकी मज़मून होता है कि इस किताब के अंदर क्या है। मुकदमात उर्दू ज़ुबान वालों का बेहतरीन सरमाया है और इन किताबों के लिए उन्होंने जो मुकदमे लिखे वो उर्दू लिटरेचर का बेहतरीन सरमाया दौलत है। उर्दू ज़ुबान व अदब के लिए ज़बान व अदब मरकबे अतफी, ज़बान व अदब ऐसा मरकब जो मातूफ अलैह हार्फ अत्फ और मातूफ से मिलकर बने मरकबे अतफी कहलाता है। तो इस ज़बान व अदब के लिए उर्दू ज़ुबान और उसमें लिखा जाने वाला जो अदब है उसके लिए ये एक कीमती दौलत है। ये लिखे हुए मज़ामीन के लिए उनके नाकाबिले फरामोश किरदार की वजह से, नाकाबिले फरामोश ना भूलने वाला अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर किरदार काफ़ी वजह से उन्हें बाबाए उर्दू के नाम से याद किया जाता है। उर्दू ज़ुबान के लिए और उर्दू लिटरेचर के लिए उसने जो कुर्बानियाँ दी हैं जिनको बुलाया नहीं जा सकता, तो उसकी वजह से, उस किरदार की वजह से, कोशों की वजह से उनको अवाम ने क्या दे दिया? लक़ब। और उसको लक़ब क्या दिया? बाबाए उर्दू का बुजुर्ग, उर्दू के लिए जो है उर्दू की अजीम शख्सियत, उर्दू के लिए बेहतरीन ड्यूटीज अंजाम देने वाले, मेहनत करने वाला शख्स के नाम से याद किया जाता है। तो तसनीफ लिखी हुई किताब, किसी की लिखी हुई किताब जो होती है अपने हाथों से, उसके अंदर उसकी अपना तख़य्युल होता है, इमेजिनेशन होता है, उसको कहते हैं तसनीफ। जब होती है तसनीफ और जमा क्या होती है? तसानीफ। तो एक होता है तालीफ। मुख्तलिफ किताबों से, ये मेरे हाथ में जो किताब रखी हुई है इसको कहते हैं तालीफ, क्योंकि मुख्तलिफ किताबों से इन्होंने मज़ामीन जमा करके इसको किताबी शक्ल दी है, तो इसको क्या कहते हैं? तालीफ। और इस किताब को ऐसा करने वालों को क्या कहते हैं? मुअल्लिफ। और लिखने वाले को क्या कहते हैं? मुसन्नफ। क्या कहते हैं? मुसन्नफ। और इसको क्या कहते हैं? मुअल्लफ। मुअल्लफ की जमा होती है मुअल्लफीन। आप अपनी किताब के शुरू में देखना मुअल्लफीन एक हुआ तो मुअल्लफ ज़्यादा हुए तो लिखा होगा मुअल्लफीन और साथ उनके नाम भी होंगे। ठीक है। तो तसनीफ इनकी कौन सी है? चंद हम असर, यानी एक ही ज़माने के लोग, एक ही वक्त के लोग, कुछ एक ही वक्त के लोग, कुछ एक ही ज़माने के लोग। किताब मुकदमात अब्दुल हक के लिखे गए मज़ामीन, ताकीकी मज़ामीन, मरकब इज़ाफ़ी, ग्रामर क्लू से। खुतबात अब्दुल हक, खुतबा की जम है, खुतबा की क्या जम है? खुतबा अब्दुल हक, खुतबा किताबों के दिबाचे, शुरू में जो किताबों का दिबाचा लिखा जाता है, मजमून लिखा जाता है। खुतबात अब्दुल हक यानी अब्दुल हक की खुतबा। और तीसरी किताब है तनकीदात अब्दुल हक की, मौलवी अब्दुल हक की तनकीदी किताबें, मुख्तलिफ किताबों में जो उन्होंने तनकीद लिखी उनको एक किताबी शक्ल दी, तनकीदात अब्दुल हक। क़वायद ज़बान उर्दू ज़ुबान के क़वायद अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्रामर, कायदा की जम है क़वायद, तरीका उर्दू ज़ुबान लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, समझने का तरीका। और इंतखाब कलाम मीर तकी मीर जो शायर था उसका जो चीदा खास
करके किताबी शक्ल दी और उस किताब का नाम रखा इंतखाबी कलामी मीर वगैरह जो है इसकी खास किताबें। इसके साथ ही आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।